हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली इन्फॉर्मेशन देती हूं बच्चों को इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और मेरा पूरा चैनल इग्नू के अलग अलग समस्याओं के समाधान, बच्चों की क्यूरीज और इन्फॉर्मेशन को लेके भरा हुआ है। तो अगर कोई भी बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को पूरा विजिट कर लेना। कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो उनके उत्तर ज़रूर मिलेंगे, जैसे एडमिशन्स को लेकर, एडमिशन कब होता है मैडम, अगर जनवरी में एडमिशन लिए हैं तो असाइनमेंट कब जमा होते हैं, पेपर कब होते हैं, अगर जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म कब भरते हैं, फाइल्स कब जमा होती हैं, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, ऐसे XYZ पूरे अलग अलग क्योरीज को लेके वीडियोस डले हुए हैं रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, सबसे रिलेटेड हमने वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला हुआ है। और हम बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, बच्चों को PDF सेल करते हैं, DEC के असाइनमेंट्स की, प्रोजेक्ट की, क्वेश्चन बैंक की, पूरा कॉम्बो मिनिमम चार्जेस में। जो बच्चे कॉम्बो लेते हैं उनको उनके एग्जाम्स तक हम गाइड भी करते हैं। तो बच्चों को कभी कभी ये भी लगता है ना कि मैडम बुक्स आ गई है, उसका हम क्या करें, क्या वो देखिए, बुक्स आपकी इच्छा है भाई, आपकी बुक आ गई है, आपको बुक से क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, क्लासेस कॉलेज नहीं लगते इस कोर्स में, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि किससे असाइनमेंट बनाना है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, कैसा पढ़ना है। तो वही सारी जानकारियाँ हम बच्चों को देते हैं। और फाइल बनाने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम बच्चों को PDF सेल करते हैं। ठीक है, बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आपका जो एग्ज़ाम्स होना है अभी जून में, उसके लिए पहले मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जिसकी मेरी सीरीज़ ऑलरेडी चालू है, जिसमें मैंने DEC 1 के पूरे जो 7 ब्लॉक्स हैं, उसमें जितनी भी आपके 33-34 यूनिट्स है वो पूरा मैंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से, बाइलिंगुअल। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही MCQ की प्रैक्टिस करना। ठीक, ऐसे ही DEC 2 के मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8 ब्लॉक हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट ब्लॉक पढ़ा हुआ है। 7 पूरे ब्लॉक्स अभी आएंगे, इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई भी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको आसानी से देख के पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। और फिर हमारी क्लास आएगी आपकी MCQ की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। और जब आप प्रैक्टिस करें MCQ की तो आपको अच्छे से बने क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बेटा तो ही आंसर्स बनेंगे, आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। सिर्फ MCQ से, मतलब ऐसा मेरे थॉट है और जनरली यही होता है कि इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, UPSC के एग्जाम्स होते हैं, आपने देखा होगा MPPSC, PCS, बैंकिंग, सभी में सिर्फ MCQ प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती फिर MCQ प्रैक्टिस। तो वही हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फ्री क्लास है, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट जरूर करना वीडियो पूरा देखने के बाद। मैंने पूरा समराइज्ड किया है आपकी बुक, इग्नू की जो बुक है पूरी, इनको समराइज्ड किया है, क्योंकि बहुत थ्योरी दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डायग्राम्स दिए हैं पर कम दिए हैं, तो मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार किया है आप लोगों के पढ़ने के लिए। पूरा वीडियो देखना, समझना, लगे तो नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के टाइम आपको काम पड़ेंगे। एटलीस्ट ये तो पता हो कि क्या नाम है सिलेबस का, कितने ब्लॉक हैं, यूनिट्स के क्या नाम है, किस यूनिट्स में क्या दिया, ये शॉर्ट नोट्स हमारे पास होनी चाहिए। तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, पेन नोट्स वगैरह, नोटबुक वगैरह, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज बार बार आप रिपीट करके वीडियोस देख सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बेटा, कमेंट जरूर करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज़ में बेटा आज हम और एक चीज़ लास्टिंग, कि जिन भी बच्चों को PDFs लेना है, जो भी बच्चे 24 वाले हैं, 25 वाले हैं, 26 वाले हैं, जनवरी वाले हैं, 26 वाले, जुलाई वाले, 26 वाले हैं, पूरा कॉम्बो पैक मिनिमम चार्ज में अवेलेबल है। दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर पहले मैसेज करें, जानकारी लें और फिर आप पैकेज लेके अपना काम बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से आराम से कर सकते हैं हमारी गाइडेंस से। बैक टू द पॉइंट, हम आज पढ़ेंगे DEC 2 का। DEC 2 मैंने बताया हुआ है कि बाल स्वास्थ्य एवं पोषण है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं विकास एवं वृद्धि। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें विकास एवं वृद्धि में हम देखते हैं यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3 तक ना हमने देखा हुआ है ब्लॉक जो है हमारा ब्लॉक 1 में। ठीक है, ब्लॉक 1 में हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 3 तक देखा। अब यहाँ आ गई यूनिट नंबर 4। ये कहती है पोषण की मूलभूत संकल्पनाएं। क्या होता है पोषण, उसकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या होती है, इसको हम बोलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया कि वो सारी चीज़ें जिनको हम भोजन में खाने के बाद हमें प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं न्यूट्रिशन में। बैलेंस डाइट क्या होता है, खाना क्यों जरूरी है, खाने की क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये सब हमने देखा।
अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपने पहला यूनिट यानी कि पहला ब्लॉक पूरा पढ़ लिया है तो आगे के पूरे ब्लॉक पढ़ना ईजी होगा, क्योंकि वो वाला ब्लॉक पूरा इंट्रोडक्टिव था। ठीक, उसको ही अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट में द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल पोषण तत्व। माइक्रो मैक्रो है ना, ये माइक्रो नहीं, मैक्रो है। मैक्रो मतलब वो पोषण तत्व जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं, जिनकी मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है और जिनकी आवश्यकता भी शरीर को ज़्यादा होती है, उनको मैक्रो बोलते हैं। और माइक्रो मतलब थोड़ा, जिनकी आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी होते हैं बट कम मात्रा में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। आप सभी को पता है 70% जो है ह्यूमन बॉडी वो किससे बनी हुई है? वाटर से। किससे? वाटर से, आप सभी को पता है। तो वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ, देयर इज वेराइटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, अभी हम आगे देखेंगे। तो वो सभी हमारी बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। यहाँ बता रहा है कि अब तक 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की खोज हो चुकी है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख 5 समूह हैं, एसेंशियल 5 ग्रुप्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको हम वसा बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं, मिनरल्स को खनिज लवण बोलते हैं। ठीक है, तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या होते क्या है, ये इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी भरपाई कैसे होती है हमारे शरीर में, और क्या क्या रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक यहाँ पे। अब हम देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। इसका इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट वे जैविक यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये इंग्लिश में लिखा है कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed of carbon, hydrogen and oxygen. जनरल फार्मूला इज CH, ये पे यहाँ पे N लिखा हुआ है, 2 लिखा है शायद, और O यहाँ पे N लिखा हुआ है। ठीक है, हम फार्मूलेस देखेंगे आगे थोड़ा डिटेल में। हालांकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बट दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री विच इज इंक्लूड इन योर सिलेबस। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिक रसायन शास्त्र पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। तो घबराना नहीं, क्योंकि बच्चे जनरली केमिस्ट्री से बहुत घबराते हैं। फॉर्मूले नहीं पढ़ना है, बेसिक नॉलेज लेना है कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं सरल, और एक होता है जटिल, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिंपल में ना क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स आते हैं, डाइसेकेराइड्स। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा डिटेल में दिया है, बुक में पढ़ा दे रही हूँ, बट ऐसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बट फॉर योर नॉलेज आप पढ़ लो। एक होता है पॉलीसेकेराइड, मैं वर्ड से ही बताती हूँ। मोनो का मतलब होता है ना एक, जहाँ पे सारे मॉलिक्यूल एक एक हैं, एक सिंगल चेन से, सिंगल मॉलिक्यूल से बना है। डाई का मतलब ये होता है 2, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल के बन रहे हैं। पॉली वर्ड का ही मतलब होता है बहुत सारे, है ना, मैनी बोलते हैं, पॉली को इंग्लिश में बोलते हैं मैनी, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे समूह मिलके एक बड़ा चैन बना रहे हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देखते हैं। ग्लूकोज, नाम सुना ही होगा आपने। फ्रक्टोज वो ग्लूकोज है जो फ्रूट्स में पाया जाता है, उसको फ्रक्टोज बोलते हैं, वो मिठास। ठीक है, फिर गैलेक्टोज, ठीक है, ये आता है मोनोसेकेराइड्स में, जो सिंगल चैन से बने होते हैं। ठीक, इसमें सिंगल H, सिंगल C और सिंगल O होता है, इससे मिलके बने होते हैं। फिर डाइसेकेराइड्स, अब यहाँ पे भी CHO तो है पर रिपीटेशन में है, 2 ग्रुप हैं इसके। ठीक है, तो इसमें आता है सुक्रोज जो शक्कर में, गन्ने में होता है। लैक्टोज जो आपके किसमें होता है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं ना हम, आपके दूध दही वाली चीज़ों में। और माल्टोज तो आपको पता है दूध में होता है। ठीक है, तो ये सारे, अब आप इन सबको खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पर ये नहीं पता इसमें स्पेसिफिक केमिकल नेम क्या है, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं और कोलेजन्स आते हैं। ठीक है, ये सब कभी ना कभी सुना होगा। स्टार्च ज़्यादा घबराना नहीं, आलू आपके जैसे चावल में, गेहूं में स्टार्च होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अनाज कौन कौन से हैं जिसमें ये आप, अब इनको सिर्फ नाम ध्यान रखना है भाई, इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जरा घबराना नहीं है, बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बस। ठीक, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमको किन किन चीज़ों से मिलता है। ठीक है, सीरियल से, अनाजों से, फल से, दूध की बनी हुई चीज़ों से, दालों से और कंदमूल फलों से। ठीक है, इनके कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा, हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 24/7 ये एक्टिव। आप सो भी रहे हो ना, आप सो रहे हो तब के हाथ पैर आँख नाक कान काम नहीं कर रहे हैं, नाक कर रही है क्योंकि सांस ले रहे हो, लेकिन ब्रेन
हम जिस दिन भ्रूण हैं, हम एक सेल से 2 सेल से 4 सेल बने, इट मीन्स जैसी हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हमारी माँ के कोख में हुआ, ब्रेन बना, उस दिन से किसी भी मनुष्य की मृत्यु तक उसका ब्रेन काम करता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ब्रेन को, ठीक है। फिर प्रोटीन की क्या लिखा हुआ है यहाँ, थोड़ा देख लो, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। स्पेयर्स ऑफ प्रोटीन है ना, प्रोटीन को हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सा देख लेना आप, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है। हेल्प इन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो आपका फैट बॉडी में है उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और आपको चाहिए फाइबर्स ऐड, जो फाइबर्स हैं वो भी एक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम पॉलीसेकेराइड्स में इंक्लूड करते हैं। बोलोगे मैडम क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, बता देती हूँ। रेशेदार अनाज या रेशेदार फल सब्जियाँ जिनको हमारा खाना बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, लेकिन ये हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। और वेस्टीरियल, जिन चीज़ों की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, इनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। तो वो उनको हम बोलते हैं रेशेदार फल या रेशेदार सब्जियां या रेशेदार अनाज। दैनिक आवश्यकता क्या, अलग अलग उम्र, लिंग, कार्य की क्षमता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सभी को अलग अलग होती है। मात्रा की आवश्यकता सभी को अलग अलग होती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको मात्रा की जरूरत, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की आवश्यकता अलग होगी, किसी बच्चे को अलग होगी, किसी लैक्टेटिंग मदर को, मतलब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही उसको अलग, कोई ऐसा पुरुष है जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अलग आवश्यकता होगी। सॉरी, नॉट इन ओनली इन कार्बोहाइड्रेट, सभी मिनरल्स, विटामिन की आवश्यकता शरीर, लिंग, उम्र और कार्य करने की क्षमता के अनुसार आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसके बाद है हम पढ़ेंगे जल, भाई वाटर, मोस्ट एसेंशियल थिंग, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ दिस अर्थ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग, कोई भी लिविंग बींग, कोई भी सजीव जीव जो इस संसार में रह रहा है, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, सब जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है। तो जल क्या है, जल एक पारदर्शी, गंधहीन, स्वादहीन आपका क्या है, द्रव्य है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। किससे बन के मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी, हालांकि आई एम द मास्टर्स इन केमिस्ट्री, तो पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ, बट बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगी कि जो पानी है वो किससे बना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये केमिकल सब्सटेंस है कहा जाए तो, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और एक ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और बहुत एसेंशियल पार्टिकल्स, एसेंशियल पार्टिकल्स नहीं बोलूँगी, एसेंशियल सब्सटेंस, महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हर जीव को, ठीक है। पानी के स्रोत आपको पता है, पानी से, फ्रूट से, दूध से और प्राकृतिक जो जल है वर्षा के द्वारा हमको मिलता है, ठीक है। अब मात्रा मैंने आपको प्रीवियस ही उसमें बताई कि हमारे शरीर में 70% मैंने बताया, क्योंकि देखो बच्चों के भी लिखा है 70, तो अप्रॉक्सीमेट होता है 70%, मतलब अप्रॉक्सीमेट 70%। तो अलग अलग को वयस्क के शरीर में 60 से 65%, वयस्क महिला के शरीर में 50 से 55% और शिशु के शरीर में 70 से 75% पानी पाया जाता है, ठीक है। कार्य क्या होते हैं भाई, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक, आपके शरीर के हर एक अंग को पोषक तत्व की जरूरत है। ये जो बाल है ना, जो निर्जीव है, इनको भी पानी की जरूरत है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स इनके तक पहुंच रहा है किससे, वाटर के थ्रू। और बोलोगे मैडम वो तो ब्लड से पहुंचता है, जी बिल्कुल, पर ब्लड भी सिर्फ वाटर से ही बना है, ठीक है। बाकी फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये हैं, लेकिन है क्या, वो लिक्विड सब्सटेंस और वाटर ही है, ठीक है। फिर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, लाइक यूरिन और आपके पेशाब के माध्यम से जो आपके शरीर में गंदगी है वो बाहर निकलती है, निकालने का काम पानी करता है, ठीक है। पाचन में सहायक करता है, आपकी लार ग्रंथि सब किससे बनी हुई है, आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में, जिनको बोलते हैं शरीर को खाने को पचाने के लिए जो भी केमिकल लगता है ना, वो उन सब में जल होता है, ठीक है। फिर जोड़ों को चिकनाई देने के लिए, आपके जो मूवमेंट हो रही है कोहनियों में, पेड़ों पैरों में, जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, तो जहाँ ज्वाइंट है उनको चिकनाई देने का काम भी यही करता है। कोशिकाओं के ऊतकों को सुरक्षित करता है, जल संतुलन बनाए रखता है और जीवन के, लिखा है, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर यानी कि 8 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। फिर यहाँ आपको लिखा है बेनिफिट्स ऑफ एडिक्वेट वाटर, अगर आप सही तरीके से पानी पीते हो तो उसके फायदे क्या है ना, बूस्ट एनर्जी, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, त्वचा
आपकी स्वस्थ रखता है ना, कीप योर स्किन इज हेल्दी, कब्ज से बचाता है, आपका खाना अच्छे से पचता है, आप फ्रेश अच्छे से होते हो और बीमारियों से बचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अब देखिए जब हम पढ़ रहे हैं भाई कार्बोहाइड्रेट वाटर, तो हम पाचन तंत्र ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता। तो हर क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th में, जब आप ऐसा पढ़ते पढ़ते 10th तक जाते हो, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो या ना हो, आप विज्ञान विषय से बच्चे हों या ना हो, लेकिन हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते ही हैं। तो यहाँ शॉर्ट नोट्स है, थोड़ा मैं समझा देती हूँ, बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे पर मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया, चाहे हम हो चाहे जानवर हो, कोई भी, मैमल्स मतलब वह जीव जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सभी, ठीक है, बंदर। तो इनमें पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। यहाँ पे स्टार्च होता है, स्लाइबा होता है, दांत होते हैं, जीभ होती है, सब मिलके खाने को चबाते हैं। स्लाइबा फिर खाने को स्टार्च मिलाता है और ये हमारे पेट के अंदर जाता है। तो लिखा है ग्रसिका एंड अन्नग्राहिनी, जिसको फेरिंग्स और इजोफेगस बोलते हैं। वहाँ से खाना अंदर जाता है, कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हमारा खाना पचता है। और HCl नाम का एक केमिकल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, बता देती हूँ एक्स्ट्रा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, कम मात्रा में होता है हमारे शरीर में, लेकिन होता है स्टमक में। अगर किसी बार आपने खराब खाना खा लिया या खाने में कोई बैक्टीरिया चले गया, वायरस चले गया है, वायरस नहीं बोलूँगी, बैक्टीरिया या भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो HCl उसको मार देता है और आपको बीमारी से बचाता है। क्योंकि हर बार खराब खाने से बीमार नहीं होते, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तभी हम बीमार पड़ते हैं, नहीं तो हमारा शरीर खुद ही अपनी रक्षा करता है। ठीक है, फिर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है, फिर आमाशय, ठीक है, मलाशय, जहाँ से आपका खाना बाहर निकल जाता है। तो ये स्टमक है, जिसको हम यकृत बोलते हैं, सॉरी कहा गया अमाशय, ये अमाशय है। ये यकृत लीवर जो अपने शरीर में पूरी इम्प्योरिटी को, मतलब बॉडी को इम्प्योरिटी को बाहर निकालता है। ये पित्ताशय, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, अलग अलग केमिकल्स का सिक्रेशन करते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है, सभी के सिक्रेशन लिखे हुए हैं, पढ़ेंगे अभी हम, है ना। फिर पैनक्रियास, अन्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गूदा, यहाँ से खाना बाहर निकल जाता है। जो हमारा माउथ होता है ना, टेकिंग फूड, चीविंग एंड मिक्सिंग विथ स्लाइबा की हेल्प से खानों को चबाते हैं और फिर मैंने बताया पेट के अंदर जाता है। लार ग्रंथि मदद करती है। इजोफेगस से खाना अमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ केमिकल एंजाइम्स हैं, लाइक देखो एसिड लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके, एंजाइम में वो खाने को थोड़ा पचाते हैं। लीवर से बाइल जूस निकलता है, लिखा हुआ है, देखिए बाइल का सिक्रेशन होता है। ये देखिए पित्त जिसको बोलते हैं, वो खाने में मदद करता है। गाल ब्लैडर से निकलता है आपका ये इसमें स्टोर रहता है बाइल, जो पैनक्रियास के मदद से फिर हमारे इंटेस्टाइन्स में आता है और खाने को फिर फर्दर आपका डाइजेस्ट करता है। फिर यहाँ पे आपका पैनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। यहाँ पर भी और एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत में भी एंजाइम्स होते हैं, यहाँ मैक्सिमम खाना पच जाता है। और एल्वेलाई नाम की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे पूरा खाना एब्जॉर्ब होता है, शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है। और जो बचा कचा पानी या कोई भी और चीज़ें, वो बड़ी आंत में फिर से एब्जॉर्ब होता है, बच जाता है कुछ, तो जैसे पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह, और जो भी अपच खाना होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इट मीन्स यहाँ गुर्दा से बाहर निकल जाता है। साधारण प्रक्रिया सबको पता ही होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 कहती है भाई प्रोटीन और वसा। हमने इसके पहले कार्बोहाइड्रेट और वाटर पढ़ा, अब हम इसी में ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेकंड पार्ट है, जिसको हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन देखते हैं, देन फैट देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जैसे ही वर्ड आता है ना, मेरे दिमाग में पूरी दालें आने लगती हैं, पूरे अनाज, स्पेशली दाल, जिनमें ऐसा बना होता है, मतलब दिन में दाल वही होती हैं जिनके 2 भाग होते हैं। डाइकोटिलेडोनेट जो प्लांट होते हैं, आप बोलोगे मैडम फिर साइंस ले आए। डाइकोटिलेडोनेट प्लांट मतलब जिनमें 2 कोड होते हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, मूंग दाल, सारी दाल, ठीक है। सब में प्रोटीन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल में होता है, और भी चीज़ों में होता है, वो यहाँ हम देखेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसे शरीर के निर्माण सामग्री, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। एक एमिनो एसिड होता है इसमें, सॉरी अब ये नहीं पूछना मैडम एमिनो एसिड क्या होता है, बहुत डीप केमिस्ट्री है, तो इसको हमको प्रोटीन के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो है और बाकी के जितने भी हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन एक्चुअली एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो उसका काम होता है हमारे शरीर की कोशिका, ऊतक, मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, नाखून, एंजाइम, सबका सीक्रेशन करना। तो प्रोटीन का काम है शरीर के सारे ऊतकों को बनाना, कभी कहीं लग गई है तो उसको रिपेयर करना, जितने हार्मोन्स अंदर हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं उन सबका सीक्रेशन करना, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी, इंग्लिश मीडियम वाले भी पॉज करके इसको पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, मैंने बताया आपको सभी दालें, देखो लिखा है सोयाबीन, पनीर, मेवे, अनाज, मिल्क, अंडा। देखो अब ये तो था वेजिटेरियन, शाकाहारी चीज़ें,
है ना। जो मांसाहारी चीज़ें हैं इसमें आपको दूध, अब बोलोगे मैडम दूध मांसाहारी कैसे हो गया, मांसाहारी नहीं है लेकिन एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पशु से पशु उत्पाद, ठीक है। अंडा, मछली, फिर आपका चिकन, मटन। अब चिकन मटन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। चिकन जो है वो मुर्गी के मांस को बोलते हैं, और मटन जो जो चार पैर वाले जीव होते हैं ना उनके मांस को बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, नाम भी पढ़ लेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा पता है आपको, प्रोटीन सबसे ज़्यादा राजमा में होता है, सबसे ज़्यादा, तो खाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अंडा सबसे, एक अंडा, दूध, दही सबसे बेस्ट होता है, तो इनको भी लेना चाहिए। बहुत सारे विकल्प हैं, आप ज़रूरी नहीं सब चीज़ें लें, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ज़रूर लीजिए। प्रोटीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके फंक्शन। तो देखिए हमने पढ़े, इसके पहले ही पढ़ ली, शरीर के निर्माण में, ऊतकों को की मरम्मत में, एंजाइम में, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, शरीर के संतुलन को, है ना, और आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी। अब मानव शरीर में प्रोटीन का महत्व क्या है, वही जो ऊपर हमने लिखे। यह शरीर के सभी कोशिकाओं, ऊतकों का निर्माण में सहायक होता है, बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, घाव को भरने में मदद करता है, एंटीबॉडीज बना के बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, त्वचा, बाल, नाखून सब हमारे बनाता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद को तो न्यूट्रिशन चाहिए, बट पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो माँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो उस समय माँ को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दैट ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन इंग्लिश मीडियम हियर, सो द रिक्वेस्ट टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, काइंडली रीड ऑल द लाइन्स, ठीक है। संतुलित आहार में उचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भाई दाल तो बनती ही है भारत देश के हर घरों में, किसी न किसी माध्यम से, नॉर्थ वाले हो, ईस्ट वाले हो, साउथ वाले हो, कहीं वाले हो, दाल चावल का यूज़ करते ही अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलता ही है उससे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई फैट। अब पढ़ेंगे हम फैट क्या होता है, वसा। तो वसा देख लेते हैं, वसा जिसका भी केमिकल पूरा फॉर्मूला है फैट, ठीक है, पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, सॉरी मतलब हाँ कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, संतृप्त सैचुरेटेड जिसको बोलते हैं फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब मैं डीपली केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी। सैचुरेटेड फैट वो जो होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, और ट्रांस फैट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके बारे में अब देखते हैं कि इसके सोर्सेस कौन कौन से, स्रोत कौन कौन से हैं। एवोकाडो, आलमंड, वॉलनट, ठीक है, आपकी मूंगफली, ठीक है, फिर आपका चिया सीड्स, ऑलिव ऑयल और फैटी फिश, ये सब आपके फैट के या वसा के स्रोत हैं, ठीक। और भी चीज़ें जैसे कि मक्खन, पनीर, फैटी सब लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। ये ट्रांस फैट है जो हमारे शरीर के लिए उतने अच्छे नहीं होते, और ये है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, और कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना ऑलिव ऑयल, ये आता है आपके सैचुरेटेड फैट में, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते बॉडी में, ड्यू टू द हायर कॉस्ट हम सभी इसको एफर्ट नहीं कर सकते, बट हाँ करना चाहिए, ठीक है। अब है इसके कार्य क्या क्या है। एनर्जी स्टोरेज भंडार, मतलब ऊर्जा का भंडार है ये, हमारी ऊर्जा को, आप अगर भूखे हो, खाना नहीं खाए हो तो काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर में चलते रहती है, तो उस दौरान फैट काम करता है और हमको ऊर्जा देता है, ठीक है। पोषण तत्व की आवश्यकता, ऐसे बहुत सारे हम पढ़ेंगे आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो सिर्फ फैट में ही घुलनशील होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑयल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो जो ऑयल सॉल्युबल है वो सिर्फ अगर आपके शरीर में फैट है तो ही काम करेंगे, अदरवाइज काम ही नहीं करेंगे। तो फैट की आवश्यकता है ही। फिर कोशिका झिल्ली की संरचना में, अंगों की सुरक्षा में, सब में फैट काम करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी फैट जरूरत है। कैसे? संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करता है। मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है फैटी एसिड, ठीक है। महत्वपूर्ण हार्मोन जैसे सेक्स हार्मोन और बहुत सारे आपके हार्मोन्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, वहाँ से थायराइड निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकल रहा है ब्रेन से। अलग अलग आपकी बॉडी में ना अलग अलग बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं? फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड मदद करता है हार्मोन्स का सीक्रेशन में और फॉर्मेशन में, ठीक है। शरीर की वसा सामान्य शरीर के तापमान और इंसुलेशन का काम भी करती है, उसमें मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज 6 जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषण तत्व, विटामिन, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब जिनकी मात्रा कम है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोटा बम बड़ा फटाका वाली कहानी, ठीक है। तो विटामिन का परिचय जिसमें हम पढ़ते हैं भाई विटामिन क्या होते हैं। अनिवार्य
कार्बनिक यौगिक एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये होते हैं कम मात्रा में पर आवश्यकता ज़्यादा होती, शरीर की प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं, मतलब ये करते हैं रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस, और है इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, बीमारियों से रक्षा के लिए भी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ विटामिन, देखिए मैंने प्रीवियस कुछ 2-4 लाइन पहले बताया था कि 2 टाइप्स के जो है विटामिन होते हैं, एक होते हैं वसा घुलनशील जिसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जिसको बोलते हैं जल घुलनशील। जो वाटर घुलन मतलब जो वाटर सॉल्युबल है ना बेटा, ये सिर्फ पानी में ही घुलेंगे, तो पानी की मात्रा शरीर में सही रहेगी तो ये जो विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आपके शरीर में रहेगा, काम करेगा। ऐसे ही विटामिन ए, डी, ई, के अगर आपके शरीर में फैट है तो ये आपके शरीर में प्रेजेंट रहेंगे, फैट नहीं है तो आपके शरीर में ये किसी काम के ही नहीं, क्योंकि ये तभी प्रेजेंट रहेंगे जब फैट रहेगा। तो ये है, इसलिए इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, इसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल के साथ क्या होता है पता है, इनको लगातार लेना पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं 20 कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई, क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है ना, तो पानी हमारे शरीर से निकलते रहता है, तो ये लगातार निकलते हैं, इसलिए हमें लगातार इनका इंटेक करना पड़ता है। ये स्टोर रहते हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो स्टोर रहते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी में। तो हमें एनिमल सोर्सेज क्या क्या हैं भाई इसके, जिसके विटामिन वसा सॉल्युबल सब्सटेंस के, एग, लीवर, मिल्क और बटर। अब बोलोगे मैडम लीवर क्या होता है? लीवर मतलब पशुओं के लीवर भी खाते हैं हम, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। और प्लांट से कहाँ से मिलते हैं हमको ये सब चीज़ें? गाजर से, स्वीट पोटैटो से, स्पिनच से और मैंगो से। ठीक है, अब बोल रहा है विस्तृत विटामिन प्रोफाइल। थोड़े विटामिन की प्रोफाइल को हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देखते हैं, इनका फंक्शन क्या है। आई हेल्थ वर्जन के लिए जैसे कि हम बोलते हैं विटामिन जो बी होता है वो विटामिन ए जो होता है वो आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, देखिए लिखा हुआ आंखों के लिए, स्किन के लिए। ठीक है, फिर इनका सोर्सेस क्या है भाई, विटामिन ए की ही बात है एक्चुअली, ये विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, और ये रेटिनॉल है तो रेटिना से याद रखना, आंखों के लिए एसेंशियल है, और इससे हमें इन सब चीज़ों से मिलता है, अंडा, लीवर, मिल्क, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इनसे हमको विटामिन ए मिलता है। ठीक है, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सबसे पहले तो कार्य इसके हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन डी नहीं होगा तो कितना भी दूध पी लो, कितना भी कैल्शियम ले लो, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है सनलाइट से और फिश से, फैटी फिश ऑयल से, और इसको अंडे से भी मिलता है, अंडे के येलो वाले भाग से। ठीक है, विटामिन ई ये होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी विटामिन डी का मैंने आपको नाम बताना भूल गई, साइंटिफिक नेम जो इसका है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, और इसको विटामिन ई बोलते हैं। इसका फंक्शन है आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, स्किन और आपकी हेयर की हेल्थ को अच्छा करता है। ठीक है, सोर्स हैं इसके प्लांट ऑयल्स, नट्स और आपकी भाजियाँ खाना है आपको। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको विटामिन सी और विटामिन के और विटामिन बी के बारे में यहाँ लिखा है। विटामिन सी की मात्रा पूरे खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल सब्जियां हैं, जैसे कि आंवला सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, सब्जियों में होता है, ब्रोकली में होता है, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंजेस। इनके कार्य, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेजन निर्माण और त्वचा को स्वस्थ रखता है, घाव भरने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षा करता है और आयरन का अवशोषण करता है। अगर आयरन आपकी बॉडी में है तो विटामिन सी का होना जरूरी है, वो आपका आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ठीक है, विटामिन के ये होता है पालक में, पत्तेदार साग में, ब्रोकली में, फिर ब्रोकली आ गई, फिर पत्तेदार सब्जियां आ गई, और वनस्पति तेलों में। ठीक है, इसका काम है भाई आपके रक्त में जमने वाली थक्का, जब आप कभी गिर गए, किसी को लग गया, तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो नहीं होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड जम जाता है, बोलते अरे ये जम गया ना, सफेद लाल लाल सा जम जाता है, खून जम जाता है, तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के के प्रेजेंट होने के कारण, विटामिन के हमारे शरीर में होने के कारण खून का थप्पा जम जाता है और खून कंटिन्यू नहीं बहता। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और हमारे शरीर से खून का नाश भी हो सकता है, मतलब खून का लॉस हो सकता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायामीन, विटामिन 2, राइबोफ्लोविन, विटामिन के, प्राइडोक्सिन, विटामिन B9, फोलेट और विटामिन B12, इसको बोलते हैं कोबालामीन। ठीक है, इनके स्रोत हैं आपके सभी ग्रेन्स जितने भी हैं, अंडे, लीफी वेजिटेबल्स, मांस, फिश का जो मांस है वो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, मेवे और बीन्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है भाई, ये हमें भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको बनाए रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन वाली चीज़ों को, हमारे जो रक्त कोशिकाएं हैं लाल उनको
का निर्माण करता है ब्रेन के काम में, इसके पहले ही लिखा हुआ है। और हमारे सेल के डिवीजन में, सेल आपका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है ना, सेल डिवीजन कंटिन्यू, बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं पर उसी के साथ नए सेल बनते हैं, तो ये विटामिन हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योर टॉपिक इज दैट यूनिट नंबर, आपका यूनिट नंबर आ जाता है 7। यूनिट नंबर 7 कहता है खनिज। अब भाई खनिज क्या होता है बोले मैडम? वही जो खोद के निकालते हैं जमीन से, लोहा, कैल्शियम, कॉपर, बिल्कुल हाँ वही है खनिज। बट हमारे शरीर को कितनी जरूरत है और कहाँ से मिलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, खनिज के प्रकार, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा प्रमुख आवश्यकता है, जिनकी थोड़ी कम आवश्यकता है। तो जो मेजर मिनरल्स हैं, जो बहुत मुख्य तरीके से हमारे शरीर को जरूरत है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनकी ज़रूरत तो है पर थोड़ी कम है। उसकी आयरन, बट मुझे लगता है आयरन की भी बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती ही है, तो यहाँ होना था आयरन को इस तरफ। ठीक है, फिर आयोडीन, जिंक, कॉपर एंड फ्लोराइड। ठीक है, अब भाई ये बात यहाँ पर भी लिखी, यहाँ पर भी लिखी, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। खनिज, प्रमुख खनिजों के स्रोत, ये हमको मिल्क, पनीर, रागी, सीड, बादाम से मिलता है। ठीक है, केला, पटेटो, है ना, और आपका बालू, अब बालू क्या है पता नहीं, क्या हो किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो आलू ही लग रहा है, तो ये है। फिर इसके बाद सब्जियां आपकी, गुड़, अंडे, मछली, साबुत अनाज, है ना, आयोडाइज्ड सॉल्ट आप खाते हो तो, सी सॉल्ट, सी फूड खाते हो तो उससे आपको मिलता है आयरन, इससे मिलता है कैल्शियम, इससे मिलता है पोटेशियम, और ये है आपका जिंक। जिंक मिलता है आपको चना से, ठीक है, कद्दू के बीजों से और मेवे से। ठीक है, ये अलग अलग आपको कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और आयोडीन का बताया है। ठीक है, यहाँ पर भी कैल्शियम के बारे में दिया है, ये देखिए कैल्शियम किससे मिलता है, पोटेशियम किससे मिलता है, और आपको उनके कुछ मेजर और सोर्सेस दिए हुए हैं। और यहाँ जिंक का कार्य भी दिया हुआ है कि जिंक का कार्य क्या है, तंत्रिका और मांसपेशियों को के समूह समारोह द्रव्य को संतुलित करना। देखिए ये ना अलग अलग जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक की भी कमी हो गई तो शरीर में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है खनिज के कार्य, क्या काम है भाई? कैल्शियम है तो शरीर की पूरी हड्डियां हैं, दांत मजबूत है, पूरा स्केलेटन बना हुआ है, पूरा तो कैल्शियम ही कैल्शियम है। ठीक है, आयरन है तो ब्लड में है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें तंत्रिका तंत्र, मसल्स को। आयोडीन, थायराइड जो ग्लैंड है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, और आयोडीन हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जिनको आयोडीन की कमी होती है उनको थायराइड ग्वाइटर नाम का एक बीमारी हो जाती है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड यहाँ बढ़ जाता है और ब्रेन सही से डेवलप नहीं होता। ठीक है, और जिंक की जरूरत भी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूनिट नंबर 8 आपकी यहाँ कहती है भाई संतुलित आहार की योजना बनाना। सब तो पढ़ लिए हमने कि भाई कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट, वाटर, मिनरल, विटामिन, सब कुछ होना चाहिए, बट फिर हम इनको प्लान कैसे करें, क्या क्या खाएं तो सब हमको मिले। तो यहाँ बैलेंस डाइट मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था प्रीवियस सेशन में कि बैलेंस डाइट क्या होते हैं, वो खाने की चीज़ें जहाँ पे फल हो, जहाँ सब्जियाँ हो, जहाँ डेयरी नीड्स हो, जहाँ पे फैट हो, जहाँ पे आप क्या कह सकते हो आयरन हो, जहाँ कैल्शियम हो, सारी चीज़ें हो, वो बैलेंस डाइट कहलाता है। इसलिए खाने में डेली हमें चावल, सब्जियाँ, सलाद, दूध, अंडे, मेवा, जो आपके नट्स, ये सब लेना ही चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों है भाई? क्योंकि ये हमको रोज़ डेली ऊर्जा प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, विकास और उन्नति में को बढ़ावा देता है। अब जो बच्चे ग्रोइंग एज में अगर उनको विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो ब्रेन, बॉडी का डेवलपमेंट रुक ही जाना है, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए तो। और जो वर्किंग है, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको ज़रूरत है इसकी। ठीक है, फिर लिखा है प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली, वही प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्दी बनाते हैं सारी चीज़ें, और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है अगर हम पूरा बैलेंस डाइट लेते हैं तो। रिकमेंडेड अलाउंसेस, अब इसकी मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ पहले। रिकमेंडेड अलाउंसेस का मतलब होता है कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस का मतलब होता है कि अनुशंसित आहार भत्ता, मतलब कि किसी भी बच्चा, माँ, पुरुष, महिला, उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार, कार्य के अनुसार उसको कितना आहार और उसमें किस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की प्रचुर मात्रा, एक फिक्स मात्रा होनी ही चाहिए, वो होती है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है, गवर्नमेंट इसके अनुसार ही, देखा है ना आपने, राशन मिलता है इसी के अनुसार मिलता है, और आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार मिलता है वो भी इसके अनुसार मिलता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए अलग होता है, काम करने वालों के लिए अलग होता है, हार्ड वर्क करने वालों के लिए अलग, महिला में अगर कोई प्रेग्नेंट है उसके लिए अलग, और जो लैक्टेटिंग है उसके लिए अलग, जो माँ दूध पिला रही है उसके लिए अलग, जो प्रेग्नेंट है उसके लिए अलग। तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा
ब्लॉक नंबर 3। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत इनोवेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, आपकी पूरी बुक को समराइज करके यहाँ मैंने पढ़ाया है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। पूरे वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ मैं। DEC 1 की पूरी प्लेलिस्ट बन गई जिसमें 7 ब्लॉक्स हैं। DEC 2 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाना है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरे वीडियो आ जाएंगे। आप आसानी से पूरा पढ़ पाएंगे और अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।